जी नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। हम बातचीत कर रहे हैं कवि लेखक आलोचक डॉक्टर जी के सक्सेना जी के साथ, गोपाल किशोर सक्सेना जी के साथ दिल्ली से। तो निदा फाजली को लेकर जिस तरह से हालांकि उनके गए हुए अभी कुछ समय हो गए, कुछ साल हो गए हैं, जी, लेकिन उनकी मौजूदगी को हम लोग बराबर मने कहीं न कहीं अपने अंदर महसूस करते हैं। तो जी, आप उन्हें किस रूप में याद करते हैं जी, उनके जी, योगदान को? जी। निदा फ़ाज़ली को याद करते हुए मुझे असगर गोंडवी का एक शेर याद आता है निर्भय जी। चला जाता हूँ हँसता खेलता मौजे हवादिस से, चला जाता हूँ हँसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हों ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। तो उनके पिता रेलवे में मुलाजिम थे और उनका जन्म दिल्ली में हुआ, लेकिन बाल्यकाल में ही वो ग्वालियर आ गए थे। और उनका जीवन का एक बहुत तवील पक्ष, बहुत एक लंबा दौर ग्वालियर से ग्वालियर में गुजरा। तो ग्वालियर में उनकी तालीम भी हुई, जीवन यापन भी रहा। उनके पिता, चूंकि पुराने दौर के लोग थोड़े सख्त मिजाज होते थे, तो वो चाहते थे कि बीए करने के बाद निदा फाजली नौकरी कर लें, और उन्होंने उनको केंद्रीय पुस्तकालय में नौकरी भी, उन दिनों इतनी जद्दोजहद नहीं थी तो नौकरी दिला दी। लेकिन निदा फाजली बहुत अध्ययनशील और बहुत ज़्यादा बचपन से ही ज़हीन थे, बहुत ज़्यादा। तो नौकरी में उनका मन नहीं लगता था। तो उनका जीवन का लक्ष्य ग्रेजुएशन के बाद ही यह निर्धारित हो गया था कि मैं सृजनात्मक या रचनात्मक काम करूंगा, लिखने पढ़ने का। और उनके दोस्त जो बहुत करीबी दोस्त रहे युवावस्था से ही, लगभग बाल्यकाल के दौर मैट्रिक्स तक के बाद से, तो वकार सिद्दीकी, के जी शुक्ला, एजी ऑफिस के, इन लोगों से उनका दोस्ताना रहा। बीए किया उर्दू में, एमए किया, और नौकरी के कुछ दिन करने के बाद ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी। पिता बेहद नाखुश हुए, क्योंकि कोई पिता नहीं चाहता कि बेटा नौकरी छोड़ दे। लेकिन उनकी तबीयत कुछ ऐसी थी, और उन्होंने वकार सिद्दीकी से कहा भी था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं किसी बंधन में नहीं रह सकता। और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इससे पिता बहुत नाराज हुए। और उनकी जिंदगी में निर्भय जी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट या मोड़ ये आया कि पूरे परिवार ने विभाजन के बाद भारत को छोड़कर पाकिस्तान जाने का निर्णय लिया। और टर्निंग पॉइंट उसमें ये रहा जिंदगी का कि परिवार पूरा चला गया, लेकिन निदा ने घर में ही, ग्वालियर में ही रहने का निर्णय लिया। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ मान लीजिए कि पूरा परिवार जो है पाकिस्तान, और वो ग्वालियर रह गए। इसके बाद जिंदगी की जद्दोजहद शुरू हुई। स्वभाव से अक्खड़ और तबीयत से फक्कड़ किस्म के थे वो। तो नई सड़क के एक कमरे में, कोई इंटक का था या कोई किसी समिति का था, उसमें वो जीवन यापन कर रहे थे। और अपने कजन के यहाँ जो होटल था नई सड़क पर, वहाँ खाना खाते थे रोज। और दोस्त यारों के बीच वकार सिद्दीकी और आपके जितने भी उनके मित्र थे, उनके साथ जीवन यापन करते रहते थे, और नज़में, कभी कभी गजलें चलती रहती थी। तो चूंकि दोस्त भी सारे बेहद ज़हीन थे, तो उन्होंने उन्हें प्रेरित किया कि आप बॉम्बे जाकर कोशिश करिए, आप इतने ज़हीन हैं, इतना अच्छा लिखते पढ़ते हैं। कुछ रचनाएं उनकी छपने लगी थी एमए के बाद पत्र पत्रिकाओं में काफी। तो दोस्तों ने खूब प्रेरित किया, और कुछ खुद की भी एम्बिशन थी, वो बॉम्बे चले गए। और बॉम्बे में कुछ समय रहने के बाद वहां की चकाचौंध से, वहां की माया नगरी के पूरे मैनरिज्म से घबरा कर लौट आए कुछ समय बाद। फिर वही जिंदगी का रूटीन शुरू। लेकिन दोस्त यारों ने उनकी जहनियत देखकर, उनके टैलेंट को देखकर फिर दोबारा से उन्हें प्रेरित किया, और कुछ अंशदान इकट्ठा करके दोबारा उन्हें बॉम्बे भेजा। इस बार बॉम्बे ने उनकी इस्तकबाल में बाहें पसार दी, और कुछ ही समय बाद वो अपने गीतकार के रूप में उन्होंने बॉम्बे की फिल्मी दुनिया में अपनी एक बहुत अच्छी पहचान बना ली। लेकिन निर्भय जी, ग्वालियर से उनका इतना आत्मीय और इतना हार्दिक लगाव था कि एक मुलाकात में उन्होंने कहा था मुझसे कि एक शेर उन्होंने लिखा है जो कि काफी वर्सेटाइल है, कि तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं कि लगता है तेरी महफिल महफिल है। तो इसमें कहीं कहीं ये ग्वालियर का भी संकेत है। ग्वालियर से उन्हें इतना लगाव रहा कि बेहद मकबूल होने के बाद भी
खूब सारा जो माया नगरी में होता है कि उनका जबरदस्त क्रेज हुआ और बहुत सारा काम मिलने लगा। इसके बाद भी वो लगभग हर साल ग्वालियर आते, और आश्चर्य की या एक सुखद बात ये रही कि नई सड़क के उसी छोटे से अलंकार होटल में वो रुकते थे, जो बेहद सादा और बेहद लेविश लाइफ जिसे कहे उससे भी दूर था। तो अपने बॉम्बे प्रवास के बाद भी अनेक वर्षों तक निर्भय जी वो ग्वालियर के नई सड़क के उसी अलंकार होटल में रुकते थे और सब दोस्त यारों को बुलाकर उनसे मिलते थे। इसके बाद उनके दो स्तरों पर उनका विकास हुआ निर्भय जी। एक तो धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, नवनीत और जितनी भी प्रख्यात पत्र पत्रिकाएं थी, उनमें निरंतर लेखन किया उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं को लेकर, और समानांतर रूप में बॉम्बे में उनका गीत लेखन का काम बेहद प्रभावी रूप से जारी रहा। उन्होंने अपने फिल्मी गीतों के लेखन में उसी परंपरा का निर्वाह किया जो पुराने गीतकारों में शैलेंद्र कहें या साहिर कहें या और भी बहुत से नामचीन मजरू सुल्तानपुरी वगैरह, जो एक परंपरा थी, एक बड़ी शकील बदायूनी वाली। तो उस परंपरा को उन्होंने कायम रखते हुए अपनी एक अलग पहचान भी स्थापित की। उनके गीतों में, उनकी गजलों में, उनकी रचनाओं में एक नयापन और एक बेहद एक ऐसा पक्ष जो लगता है कि एक किसी गीतकार की पहचान बन जाता है, वो स्थापित रहा। जैसे कुछ दो उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। एक तो राही मासूम रजा के प्रख्यात उपन्यास नीम का पेड़ का थीम सॉन्ग, ये बेहद लोकप्रिय हुआ और इसके जो अंतरे हैं वो जिंदगी के बहुत सारे पक्षों को उजागर करते हैं और बहुत सारे सकारात्मक और जो गिरावट आई मानव मूल्यों में उसको भी स्थापित करते हैं। वो गजल में आपसे कहना चाहूंगा। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाजों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। वाह। और ट्रेडिशनल रूप में जो चल रहा था एक जद्दोजहद, उसमें सदियों सदियों वही तमाशा, रास्ता रास्ता लंबी खोज, लेकिन जब हम मिल जाते हैं खो जाता है जाने कौन। तो और वो मेरा आईना है और मैं उसकी परछाई हूँ, मेरे ही घर में रहता है मुझ जैसा ही जाने कौन। पलक पलक अलसाता सूरज, पलक पलक खुलती नींदें, धीरे धीरे बिखर रहा है जर्रा जर्रा जाने कौन। तो ये बेहद मकबूल हुआ पूरे देश दुनिया में, क्योंकि ये थीम सॉन्ग था एक बहुत बड़ा उपन्यास नीम का पेड़, जिसका सीरियल जो है पूरे देश में आज भी याद किया जाता है। उसका थीम सॉन्ग ये बहुत लोकप्रिय हुआ। दूसरा निर्भय जी, उनका एक गीत है गजलनुमा, जिसमें उन्होंने सारे कंसेप्ट ले लिए, सामाजिक यथार्थ भी, पारिवारिक यथार्थ भी, धार्मिक यथार्थ भी और कई सारे। गरज बरस प्यासी धरती को फिर पानी दे मौला, चिड़ियों को दाने बच्चों को गुड़धानी दे मौला, फिर रोशन कर जहर का प्याला, चमका नई सलीबें, झूठों की दुनिया में सच को ताबानी दे मौला, फिर मंदिर से बाहर आकर चारों ओर बिखर जा, फिर मंदिर को कोई मीरा दीवानी दे मौला, तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो। देखिए आज के संदर्भ में कितना मौजूद और कितना प्रासंगिक है कि तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो, जीने वालों को मरने की ताबानी दे मौला। तो ये सारे कंसेप्ट उनकी जिंदगी में निरंतर चलते रहे। फिर उन्होंने आगे चल करके दोहों के रूप में भी बड़े प्रयोग किए निर्भय जी, जो देश में बिल्कुल नए मौलिक रूप में आए। रहीम की परंपरा से आगे बढ़ाते हुए थोड़े अलग थे कि सीधा सादा डाकिया जादू करे महान, सीधा सादा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। और सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर।
तो ये सारा जो सामाजिक यथार्थ, पारिवारिक यथार्थ, धार्मिक यथार्थ, ये सारा उनके फिल्मी गीतों में भी और उनके लेखन में, उनके बहुत सारे लगभग आधा दर्जन संग्रह हैं। उनको साहित्य अकादमी का अवार्ड भी मिला। तो एक तरफ तो साहित्यिक पक्ष उनका निरंतर जारी रहा। अपने देहावसान के कुछ वर्ष पूर्व तक उनका निरंतर पत्र पत्रिकाओं में लेखन निरंतर रहा। तो ये उनका एक बड़ा क्रिएटिव, सर्जनात्मक और रचनात्मक पक्ष रहा। और फिल्मी दुनिया का चूंकि चलन ही इस तरह का है कि एक माया नगरी में थोड़ा खपना पड़ता है, और वो उनका एक दायरा भी बहुत ज्यादा ऐसा लाग लपेट का नहीं था कि उसमें वो निर्भर थे। नीरज की तरह वो भी लौटे, जितने बड़े बड़े साहित्यकार लौटे, निर्भय जी, प्रेमचंद लौटे, भगवती चरण वर्मा लौटे, अमृतलाल नागर लौटे, गिरिजा कुमार माथुर लौटे, नरेंद्र शर्मा लौटे, अंत में बहुत लोकप्रिय होने के बाद नीरज लौटे। तो उनकी आसक्ति जो है वो इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए उनका फिल्मी कैरियर जो है ना वो बेहद उदात्त और बहुत शानदार रहा। लेकिन जैसा होता ना कि बिल्कुल उसी में लिप्त हो जाना या उसी में वो करना समझौते करके, तो वो उन्होंने नहीं किया। बहुत क्लासिक और बहुत शानदार गीत उन्होंने फिल्मों में दिए। जी, कभी किसी को मुकम्मल जी, जहां नहीं मिलता, कभी अद्भुत धरती अद्भुत। तो कभी कहीं जमी आसमां। तो कहीं आसमान। अद्भुत है सर। जी, इसके बारे में कुछ कहें, जी इन जी जी पंक्तियों जी के बारे में जी कहें। जी जी जी, देखिए क्या होता है कि जब किसी क्रिएटिव आदमी की जहनियत एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाती है जहां पर वो ऐसे विचार उत्तेजक, ऐसे दार्शनिक, ऐसे शानदार जो है जिंदगी की सच्चाइयों को लेकर, आदमी की एक सीमाओं को लेकर, ओवर एम्बिशन को लेकर के एक बयान जो है वो अपने निजी अनुभव से लेकर के देता है। तो कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। ये उनका शेर जो आपने उल्लेख किया निर्भय जी, ये आपकी आत्मा में भी बसा हुआ मुझे लगता है। तो ये देश दुनिया में बेहद लोकप्रिय हुआ, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग में आदमी की बेसिक स्थितियों को उजागर करने वाला शेर है। इस शेर में जो यथार्थ है, इस शेर में जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, इस शेर में जो कहें शाश्वत या चिरंतन सत्य है, उसको नकारा नहीं जा सकता। तो कहीं जमी तो कहीं आसमां, इन दोनों के दरमियान ही आदमी की जिंदगी चलती रहती है, इन दोनों की सोच में। और सोच तो जमीनी भी होता है और कल्पनाएं आसमान की तरफ विचरण करती हैं। तो ये जो आदमी के सोच की एक सोच के धरातल है, ये इस शेर में। और उनका ये आपने बड़ा सटीक उल्लेख किया कि ये जो है शेर उनकी सिग्नेचर शेरों में से है उनके, और इसका उल्लेख किए बिना निदा फाजली के क्रिएशन के एक बहुत बड़े पक्ष को उजागर नहीं किया जा सकता। तो ये बिल्कुल सच है कि ये, और इस तरह के ढेरों शेर हैं। देखिए एक शेर उनका 21वीं सदी के यथार्थ को उजागर करता है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। और ये आखिरी शेर देखिए जो देश दुनिया में लोकप्रिय हुआ, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम निकल सको तो चलो। तो ये जो चीजें हैं, ये जो जिंदगी के बेहद करीबी जो मसाइल हैं, बातें हैं, ये उनके शेर में निरंतर आते रहे। अब एक शेर देखिए 21वीं सदी का, कि दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ता, दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। ये 21वीं सदी में जो मानवीय संबंधों में और परस्पर के जो आजकल वो चलते हैं व्यवहार, उस पर बड़ा मारक शेर है। और ये शेर भी देश दुनिया में बेहद लोकप्रिय हुआ कि दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। तो ये तो मतलब जमीनी सोच और बिना कल्पना के तो कोई रचना की ही नहीं जा सकती। पंत ने पल्लव की भूमिका में लिखा था कि बिना कल्पना के कोई भी रचना नहीं की जा सकती। इमेजिनेशन तो चलती रहती है, तो अद्भुत इमेजिनेशन है जो जमीन से भी जुड़ी हुई है, और उसमें कल्पना का के साथ साथ यथार्थ का भी बड़ा अद्भुत जो है समावेश है। तो मोर नाच और उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी
दीवार के बाहर और दीवार के, तो इस तरह उनका इतना तवील क्रिएशन है, इतना व्यापक क्रिएशन है कि एक दौर में इसकी बात हो भी नहीं सकती। तो कोशिश करेंगे कि हम इनकी बात को आगे आगे जारी रखें। जी निर्भय जी। रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। हाँ, ये भी अद्भुत है। आपने अच्छा इनको आत्मसात किया है। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ये देखिए ह्यूमन बीइंग में कितनी बड़ी बात कह रहे हैं वो, कि रिलीजियस फेथ अपनी जगह है और बच्चे के प्रति आस्था का भाव, बच्चे की मुस्कान से बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं है। वो बच्चा भगवान का प्रतिरूप है, इसे सब लोग मानते हैं। बच्चा जो है वो ईश्वर का सबसे सुखद प्रतिरूप है। उसके लिए जीवन की आपाधापी भी नहीं व्याप्ति। संभवतः यह भी उन्हीं का शेर है कि छोटे बच्चे के हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़ के ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो जी ये सारे जो ख्याल हैं, ये बिल्कुल एक आदमी की आदमियत, और जिसकी हमने पहली चर्चा भी की थी इसके बारे में, कि आदमी के इंसान होने की जो कैफियत है, जो एक दर्जा है या जो स्टेजेस हैं, उसमें ऐसा नहीं कि आदमी इंसान हो ही गया है। आदमी जब अपने पूरी सलाहियत के साथ, अपने पूरे उरूज के साथ, अपने पूरे उदात्त तत्व के साथ आगे बढ़ता है, तो वो आदमियत ही इंसानियत तक पहुंचती है वो। तो इसलिए जो है वो इंसानियत के स्तर पर है। निदा फाजली इंसानियत के स्तर पर, उन्होंने अपना नाम भी इसी रखा। निदा का अर्थ है निर्भय जी स्वर, निदा उनका उपनाम है। निदा का अर्थ है सुर या स्वर। सुर फिल्म में भी उनको एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला था, सुर फिल्म के जो उन्होंने गीत लिखे थे। बहुत सारे गीत उन्होंने लिखे, और बहुत सारे अपने देश में जितने भी अच्छे सीरियल बने हैं उनमें उनका थीम सॉन्ग रहा निदा फाजली का। एक फिल्म बनी थी सरफरोश, उसमें भी कि होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क करिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। तो इस तरह उनका एक छवि, एक देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उनकी छवि सिनेमा में रहते हुए भी एक बहुत अच्छे अदीब, एक बहुत अच्छे साहित्यकार, एक बहुत अच्छे मनुष्य के रूप में बनी हुई है। ग्वालियर से उनके लगाव को थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगा आपका, कि ग्वालियर में मुकुट बिहारी सरोज जब उनको सम्मान मिला तो उन्होंने कहा कि ये मेरे सबसे एक दिल के करीब है, मेरा आदमी है ये। उनकी वो जब भी ग्वालियर में कोई बड़े अधिवेशन होते थे, जैसे राम प्रकाश त्रिपाठी उनके साथी रहे ग्वालियर में। राम प्रकाश त्रिपाठी का पूरा जीवन ग्वालियर में गुजरा है, एजुकेशन का पूरा, और उसका इसके बाद भोपाल सेटल हुए। तो राम प्रकाश त्रिपाठी, जहीर कुरैशी, मुकुट बिहारी सरोज, किशन तलवानी और ढेर सारे मित्र उनके जो हैं वो अक्सर मिलते थे। और जब भी कोई अधिवेशन, जब भी कोई सेमिनार, जब भी कोई जनवादी आयोजन हुआ, उसमें वो अनिवार्य रूप से शिरकत करते थे और उसमें भागीदारी करते थे। फिर उनके दौर में पिछले दशक में एक और मोड़ आया। आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर में उनको एक बार कार्यक्रम में बुलाया गया, तो उसमें सारे अच्छे बड़े बड़े शायर आए, वो बड़ी प्रभावी प्रस्तुति रही उनकी वो। और फिर रमाशंकर सिंह जी से उनके बहुत करीबी संबंध बन गए, तो ग्लोबल स्कूल उन्होंने खोला, उसमें बच्चों को उन्होंने एड्रेस भी किया। तो उसमें उनका लगभग 5 या 8 वर्ष का समय जो है वो आईटीएम विश्वविद्यालय की क्रिएटिव एक्टिविटी से, और रमाशंकर सिंह जो उनके कुलाधिपति थे उनके सानिध्य में गुजरता रहा। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ इसके माध्यम से, बिना किसी प्रोपोगंडा के उसके, कि ग्वालियर उनके भीतर हमेशा ताल देता रहा निर्भय जी। और किसी भी रचनाकार की जिंदगी में अगर उसका नगर छूट गया और वो दरकिनार हो गया, तो मैं उसे काफी आधा रचनाकार या सर्जनात्मक मानता हूँ। जैसे आप तो काफी जानकार है, कौन जाए यार अब दिल्ली की गलियां छोड़कर, या मीर, या मज़ार, या अली सरदार जाफरी, ये सब अपने अपने शहर की इतनी शानदार नुमाइंदगी की इन्होंने, कि लगा कि वो ये शहर में पहचान बन गई उनकी, दिल्ली की पहचान गालिब से मान लीजिए आप। तो ये निदा की पहचान को चाहे बॉम्बे में वो कितना ही रहे हो निर्भय जी, पहचान उनकी ग्वालियर से ही वाबस्ता है। ये ग्वालियर वालों के लिए भी, और यहाँ के एक जमीन या यहाँ का एक जो परिवेश है पूरा, उसमें निदा इतने रचे बसे हैं कि उससे बाहर। अभी एक आयोजन भी हुआ था उनके मृत्यु के बाद, उन्हीं ने किया था शायद, मुकुट बिहारी सरोज स्मृति न्यास ने। उसमें आमिर फारूकी और आपके राकेश पाठक और बड़े बड़े शहर के जितने भी, बादल सरोज, मान्यता, इन सब ने बहुत अच्छा आयोजन किया था एक इनकी याद में, इनकी स्मृति को लेकर के। तो ग्वालियर के मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी ग्वालियर, मेरी पूरी जिंदगी ग्वालियर में ही गुजरी, तो बड़ा एक ग्वालियर में निदा जो है ना, इसको कभी कभी कहते हैं ना पहचान, तो निदा के रूप में ग्वालियर की पहचान स्थापित हो गई। और यहाँ का परिवेश पूरा का पूरा, मेरी उनसे मुलाकात कई बार हुई,
मैंने उनका उनका एक आपने मेरा छापा भी है उनका, उनकी एक संस्मरण काफी बड़ा। तो मेरे लिए शुरू में जैसा कि आमतौर से होता है 6-7-8 लोग बैठे हुए थे सेंट्रल पार्क होटल में। वकार सिद्दीकी ले गए थे मेरे लिए। तो शहर के प्रख्यात डॉक्टर अरविंद दुबे और उनकी मदन मोहन मिश्रा दानिश जिनकी किताब की भूमिका लिखी उन्होंने, अतुल अजनबी जिनकी किताब की भूमिका लिखी निदा ने, तो ये 7-8 लोग बैठे हुए थे। तो मुझे ले गए वकार साहब, पहली मुलाकात थी निर्भय जी मेरी उनसे। तो सामान्यतः क्या हुआ है पिछले कुछ दशकों में, जब से राग दरबारी उपन्यास आया श्रीलाल शुक्ल का, तब से 80% प्रोफेसरों की छवि जो है वो बिल्कुल ऐसी हो गई कि उसमें खन्ना, मालवीय और मास्टर मोतीराम कैडर में पहुंच गए। और श्रीलाल शुक्ल ने इन 3 पात्रों के माध्यम से ऐसा फैला दिया, और वो राग दरबारी के 16 संस्करण निकले, और वो पूरा देश में ऐसा फैल गया कि प्रोफेसर की छवि को बड़ा धब्बा लगा। वैसे आपको तो सारा मालूम है परिदृश्य पूरा। तो इसमें जो है उन्होंने कहा ठीक है, वकासा ने परिचय किया, ये प्रोफेसर सक्सेना है और अच्छी लिखने पढ़ने की शौकीन है, शायरी में काफी दिलचस्पी रखते हैं। ठीक है, उन्होंने शुरू में उसको ले लिया। लेकिन प्रसंगवश एक बात चली कि नरेश सक्सेना उन दिनों नई सड़क के एक दूसरी गली में रहते थे, तीसरी में, और ये इधर साइड में रहते थे। 2 में तो मुलाकातें थी, लाला राम की दुकान थी वहाँ एक किताबों की, तो उसमें मुलाकातें होती रहती थी। तो नरेश सक्सेना की बात जब छिड़ी तो उन्होंने कहा नरेश सक्सेना इन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं, मैं बड़ा मुतासिर उनसे, उनकी एक कविता मुझे याद नहीं आ रही है। तो वो मुझे याद आ गई इत्तेफाक से। मैंने कहा सर मुझे याद है वो किताब, वो कविता तो उनकी, एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में। आपको भी याद होगी निर्भय जी वो कविता, एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में। लिखता हूँ अपनी अंतिम इच्छाओं में कि मेरे बेटा और बेटी के बाद मेरा दाह संस्कार उसमें किया जाए, उसमें जो बिजली का वो होता है, ताकि एक वृक्ष भी बचा रहे संसार। तो उन्होंने चौंक कर मुझे देखा निदा साहब ने, तो उन्हें लगा कि थोड़ा पढ़ने लिखने वाला प्रोफेसर ये है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे बातचीत शुरू की, और फिर कहा, मैंने बताया कि मुझे सर आपकी लगभग 60% शायरी कंठस्थ याद है। तो इसकी तो खैर कॉमन बात थी, लेकिन सर हमारी काफ़ी देर तक बातें हुई शायरी के बारे में। मैंने उन पर संस्मरण भी लिखा, वो संस्मरण भी उन्होंने पढ़ा, काफ़ी बड़ा संस्मरण है वो उनका। तो इस तरह वो ग्वालियर के लोगों को बहुत तवज्जो देते थे। मुझे भी उन्होंने इसी रूप में तवज्जो दी कि ये लिखने पढ़ने वाला और ठीक ठाक टीचर है। जी निर्भय जी। और एक जो ये कि अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। हाँ हाँ से हाँ, बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक का इतना बड़ा मकान। ये भी देखिए बच्चे को लेकर के देखिए, जितने भी बड़े बड़े अदीब हुए हैं, जितने वो हैं, वो बच्चों को लेके उन्होंने जो भी अपने इमेजिनेशन, जो भी अपने ख्याल जाहिर किए हैं, वो बिल्कुल जमीनी स्तर के और बिल्कुल ही सेंटिमेंट्स और इमोशंस को लेकर के बहुत ही शानदार बयान है उनके। तो ये भी बड़ा देखिए अदभुत। बच्चे से आप कंपेयर करेंगे किसी चीज को तो वो विवादास्पद हो ही नहीं सकते, इसको विवाद नहीं करना चाहिए। कभी कभी बात निकलती है, उस शेर पर भी बात निकली थी जिसका आपने चर्चा शायद आपके जहन में, वो कौन सा, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, इसका भी काफी चर्चा हुई थी और कुछ नष्ट भी हुए थे, सुना दीगर मुल्क में। तो ये सारी चीजों से परे थे निदा फाजली। निदा फाजली ह्यूमन बीइंग में और मानवीय संवेदना में, मानवीय स्तर पर और किसी भी स्तर पर सांप्रदायिकता को उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी स्वीकार नहीं किया। और दोनों ही तबकों के इतने ज्यादा गहरे दोस्त उनके रहे, इतने ज्यादा मित्र मंडली रही कि एक बहुत फराग दिल का आदमी, एक बहुत अच्छी जहनियत का रचनाकार के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। जी निर्भय जी। और ये कि आंख हो तो आईना खाना है दहर, जी जी मुंह जी, नजर आते हैं दीवारों के बीच। क्या बात है। तो देखिए इस तरह क्या है कि उनका लगभग पूरा क्रिएशन जो है वो मानवीय। इसका क्या हुआ कि इसका थोड़ा बताएं कि आंख हो तो आईना खाना है दहर, मुंह नजर आते हैं दीवारों के बीच। जी, इसमें जो है निर्भय जी उन्होंने दृष्टिकोण को बहुत तवज्जो दी है कि आदमी का दृष्टिकोण जो है, विजन जो है, वो किस तरह तबीर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और किस तरह सिर्फ दीवारों के दरमियान जो है कोई चीज खोजने की कोशिश। उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि दीवार के बाहर और दीवार के भीतर, इसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के सारे अनुभव दिए। तो ये जहनियत, दृष्टिकोण, मानवीय आंख की स्थिति अलग है और जहन की स्थिति अलग है। आंखें जो देखती हैं वो कभी कभी ऐसा थोड़ी कि वो पूरा सच होता हो। तो ये चीज है। तो वो दृष्टिकोण को लेकर ये बात कह रहे हैं निदा फाजली।
और यह भी कि मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, माँ को जी लेकर के, जैसे हम जी लोग जी इनका जी मुनव्वर राना के बारे में कहते हैं, लेकिन इसको देखिए कि मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। हाँ हाँ, क्या कमाल कमाल शेर है। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें अन्य ओवर रिएक्ट करने के, बहुत ज्यादा इमोशनल या बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाने के ये शब्द उतने अच्छे लगते हैं, लेकिन ये सोच जो है ना निर्भय जी, भीतर की सोच है ये और हमारी। आप यह भी तो आपसे शायद मिस कर रहा है कि जी, नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढिए, इस इस शहर शहर में में तो तो सबसे मुलाकात हो मुलाकात हो। गई। जी 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 और देखिए, यह भी कि हर आदमी में होते हैं होते हो 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई हाँ बार हाँ देखना। हाँ, इसकी तो मैं आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ इसके बारे में। देखिए आप, ये बड़ा कॉमन कंसेप्ट है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। ये बिल्कुल कॉमन कंसेप्ट है, ये हर आदमी के जो समझदार का उसके जहन में रहता है। कोई गुस्से वाले है, कोई मीठा है, कोई तुरस है, कोई कोई कठोर है, कोई घर में किसी तरह का व्यवहार, बाहर किसी तरह का व्यवहार। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। लेकिन निदा जब इस बात को कह रहे हैं निर्भय जी, तो वो एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, तजुर्बे से कह रहे हैं। निदा निदा पर यह है, थोड़ा सा शायर का भी एक थोड़ा सा देखिए इस रूप में कि दुनिया ने तजुर्बात हवादिश की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। तो इस शेर को जब निदा कह रहे हैं, तो वो प्रमाण दे रहे हैं दूसरी पंक्ति में कि जिसको भी देखना हो कई बार देखना, एक बार मत देखना किसी को, आदमी को, तो आप निर्णय नहीं कर पाएंगे कि वो कैसा है, क्या है उसके भीतर बाहर, उसकी जहनीयत, उसका पूरा पूरा जो वो है व्यक्तित्व और कृतित्व। तो इसमें एक शब्द और बड़ा महत्वपूर्ण है, 10-20। मैंने उनसे पूछा एक बार सेंट्रल पार्क में ही कि ये 10-20 शब्द आपने क्यों लिया, 15-20, 20-30, 20-40, 20-15-20 ले लेते आप। उन्होंने कहा जी के इसमें जो है मेरे पर सूर और मीरा का बहुत प्रभाव रहा है। ऊधो मन न भय 10-20, वहां से आया ये शब्द मेरे शेर में। 10 हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। तो ये देखिए आपने सूर और मीरा का प्रभाव स्वीकार किया है निर्भय जी, निदा फाजली ने। सूर का और मीरा का, इनका दो का ज्यादा प्रभाव रहा। इसी को लेकर एक यह देखें कि इंसान में हैवान यहाँ भी हैं वहाँ भी, अल्लाह निगहबान यहाँ भी यहाँ हैं वहाँ भी, जी जी खूंखार दरिंदों के फकत नाम अलग हैं, शहरों में बियावान यहाँ भी हैं वहाँ भी, जी जी हिंदू भी मजे में है मुसलमान भी मजे में, इंसान परेशान यहाँ भी हाँ है हाँ हाँ, वहाँ भी। क्या क्या अद्भुत अद्भुत शेर कहा आपने चुन करके। बिल्कुल देखिए, अब इसको कितना क्लियर कंसेप्ट है। एक बड़ा दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण अगर हम मानवीयता को लेकर रखें कि है तो आखिर इंसान ही, सब इंसान है, तो उस इंसान का इंसान के बीच भेद करना कितना गैर मुनासिब है, कितना गलत है। तो इसको उन्होंने अपने शायरी में बहुत जगह पे पुष्ट किया उन्होंने। तो निदा की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो एक व्यापक धरातल पर और एक बहुत सच्चाई के मापदंड पर अपनी बात को स्थापित करते हैं। जी बहुत मुश्किल है बंजारा मिजाजी, जी सलीका चाहिए आवारगी में। जी बहुत मुश्किल है बंजारा मिजाजी, जी सलीका चाहिए आवारगी में। जी। जी। तो ये तो क्या है, जिंदगी के तजुर्बात लेने का। आवारगी को उन्होंने, देखिए इसको हिंदी में अगर कहें तो घुमक्कड़ धर्म। राहुल सांकृत्याय ने एक निबंध लिखा है घुमक्कड़ धर्म। उसका पहला शेर है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो सैर कर दुनिया की गाफिल, तो जिंदगी का सबसे सशक्त पहलू जो है वो यही है कि आपने कहाँ कहाँ जाकर किस तरह तजुर्बा लिया। और दुनिया के पुराने जितने भी आप विद्वानों को लेंगे, चाहे बुद्ध को लेंगे, चाहे किसी को भी लेंगे, चाहे आपने जो कभी चर्चा करते हैं रजनीश भी पूरे देश दुनिया में घूमे, है ना, और जितने भी महापुरुष हुए हैं वो सब जो है घुमक्कड़ धर्म का पालन करने वाले हुए हैं। तो निदा जो है यहाँ पे तजुर्बा लेने के लिए पर्यटन को, यहाँ वहाँ जाने को आवारगी, इसको आवारगी नाम देते हैं। और एक बड़े बड़े शायर। उसी पर कुछ पंक्तियां सुना रहा हूँ जी कि जब किसी से कोई गिला रखना, सामने सबने अपने अपने। आईना रखना, जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये कितना। जिस्म में फैलने लगा है शहर, जी जी जिस्म में फैलने लगा है शहर, अपनी
तन्हाइयां बचा रखना। क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए एक और इसी 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 लाइन पर एक बढ़िया शेर देखिए, जो थोड़ा सा रिवायत को तोड़ता है कि अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। अब कंसेप्ट उसमें क्या काम करता है, दुख कहने से तो बढ़ता है निर्भय जी, किसी के सामने दुख बयान करने से दुख कम हो जाता है, दुख बढ़ जाता है। तो ये कंसेप्ट जो है इसको तोड़कर निदा कह रहे हैं कि घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। पहले अपना घर, तो इसमें ये सिंबल है कि पहले अपना घर तो संभाल लीजिए, फिर आप बाहर जो है सारा चीज लागू कर पाए। वो घर से ही जब सारी चीजें टूटी फूटी बिखरी हुई है तो कैसे, है ना। तो देखिए ना कि ये शेर जो है ये भी बड़ा मौजूद शेर है, और ये शेर बहुत दूर तक मार करता है कि और अपना यह गम भी लेके कि मिलना जुलना जहां जरूरी हो, मिलने जुलने मिलना का जुलना हौसला, जहां, जी जी, ये मिलने जुलने का हौसला रखना। आप देखिए इसमें इसका और भी उम्र करने को है 50 को पार, जी उम्र करने को है 50 को पार, जी, कौन किस जगह पता रखना। वाह। देखिए अब इसमें इसमें भी तजुर्बा है, इसमें भी अदीब का या शायर का तजुर्बा है कि मिलने जुलने का हौसला क्या होता है। आदमी जो आत्म केंद्रित होता जा रहा है, सेल्फ सेंटर्ड होता जा रहा है, अपने आप में ही खोया हुआ है वो, तो ऐसे में आदमी दूसरों से नहीं मिल सकता, फिर वो सेल्फिश हो जाएगा, स्वार्थी। और इसकी भीड़ है बहुत बड़ी। तो मिलने जुलने का हौसला रखना इसमें गहरा कंसेप्ट है, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं जो जो ऐसे होते, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, वो फिर सोशल हो नहीं पाते वो। तो इसलिए वो ये ताकीद कर रहे हैं कि मिलना जुलना, मिलने जुलने का हौसला रखना, बिल्कुल बिल्कुल सही कंसेप्ट है। क्योंकि क्योंकि विचारों की साम्य, मिलने जुलने का जो है एक सामंजस्य, एक पुल, अगर वो नहीं है बीच में तो विभाजन है, तो फिर कैसे तालमेल बैठ सकता है। तो इसलिए नहीं जी। अब किसी से भी शिकायत न रही, अब किसी से भी शिकायत न रही, जी जाने किस किस से गिला था पहले। जी, ये भी मानवीय संबंधों को लेकर है, मानवीय संबंध का है लेकर के। और होता है, ये अक्सर होता है, क्योंकि परखना परखना तो बहुत जरूरी है। परख जो है वो तो आदमी के स्वभाव में ऐसा परखता है, जिससे तो अपनी भी तबीयत नहीं मिलती। बशीर बद्र की भी इस तरह के, निदा फादी बशीर बद्र की समकालीन है, उन्होंने भी इस पर बहुत सारे शेर लिखे। कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे भी खफा हैं अपनी भी, मगर उनसे तबीयत नहीं मिलती। तो ये दोनों बहुत बड़े शायर हैं, निदा फाजली और बशीर बद्र। इनके क्या है कि तुमसे छूट कर भी तुम्हें जी भूलना आसान न था, जी जी, तुमसे छूट कर भी तुम्हें भूलना आसान न था, तुमको ही याद किया तुमको भुलाने के लिए। क्या बात है। ये बेखुदी 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 बेसबब नहीं गाले वो परंपरा आगे बनाए बढ़ाई इन्होंने कि होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क करिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। बात वहीं आ रही है निर्भय जी जो आप कह रहे हैं शेर में। तो अद्भुत है ये सारी। देखिए क्या है, मेज पर ताश के पत्तों सी सजी है दुनिया, जी हाँ, क्या बात कोई है, खोने के लिए है कोई पाने के लिए। क्या बात है। ये तो बहुत गहरा शेर, बहुत बड़ा शेर है निर्भय जी। आपका आपने काफी अच्छा, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारी आपकी बात हो रही। अद्भुत है। इसको दोबारा सुनाइए निर्भय जी जरा। मेज के, मेज पर ताश के पत्तों सी सजी है दुनिया, जी 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 जी, मेज पर ताश के बर्दाश्त पत्तों सी सजी है दुनिया, कोई जी। खोने के लिए है कोई पाने के लिए। देखिए जुआ, लब बोलो आप क्या बनता है कि एक जुए की तरह, जो ताश के पत्ते तो उसी का प्रतीक है। तो ये जो आजमाइशें हैं, जो ये जो जिंदगी में उतार चढ़ाव है, और ये जो आदमी, और आज की तारीख में आदमी कितना अकेला हो गया है जी कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, आदमी, फिर हाँ भी तन्हाइयों का शिकार शिकार, आदमी। हाँ। ये जो ये व्यक्तिवाद आ गया ना, कि समाजवाद भी देखिए अपने अपने हाशिए पर है। और ये अपन विश्व बंधुत्व की बात तो बहुत करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की, लेकिन अंततः तो बात यही आती है जो वो कह रहे हैं कि शिकार हो गया है आदमी इसका, आदमी इसका। और इसमें आदमी का दोष नहीं है सर, इसमें सारी परिस्थितियां इस तरह बना दी गई हैं इस भूमंडलीकरण के दौर में, और ग्लोबलाइजेशन में। कितना दुखद कि सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, उफ, जी सुबह से शाम तक हाँ, बोझ ढोता हुआ अपनी ही लाश का खुद मजार आदमी। मजा हो। अब देखिएगा एक्सट्रीम पहुंच गया, एक्सट्रीम पे यहाँ पे शिकार के बाद जो है एक्सट्रीम पे पहुंच गया। ये कि रोज मानव जीता हुआ रोज मरता मरता हुआ, हर हुआ, नए दिन नया इंतजार आदमी।
क्या बात है, क्या देखिए, ये तो बहुत कमाल की चीज है, क्योंकि इसके 21वीं सदी का आईना है निर्भय जी। ये हम जिस दौर में जिंदगी अपनी जी रहे हैं उसको उन्होंने उन्होंने आईना दिखा दिया, ये दर्पण दिखा दिया कि देखो ये है 21वीं सदी का और एक। अंतिम दो पंक्तियों के साथ जी कि जी जी जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर, जी। आखिरी सांस तक बेकरार आदमी। क्या बात है, ये तो बहुत ही बोलो आप, ये बिल्कुल निष्कर्ष इस अपने टॉक का, और निदा की शायरी का एक बहुत बड़ा पक्ष है निर्भय जी। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने निदा को जिया है और आपने आत्मसात किया है दरअसल इसको। लहक पत्रिका के बहुत ही गंभीर पाठक थे जी। और हर अच्छा। हर अंक पर उनका फोन आता था। क्या बात है, क्या, अरे से, और एक बार अमेजिंग। तो ऐसा हुआ कि एक बार बहुत जाने माने पत्रकार, देश के प्रतिष्ठित पत्रकार कुलदीप नैयर का एक इंटरव्यू छपा जी और उसमें नक्सली को लेकर कुछ जो है वो उसमें गलत लिखा गया था, मैंने जी प्रिंट जी में शायद गलती से छप गया था। जी जी उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि संपादक जी, पहले मैं आपको फोन किया कि मिस प्रिंट है या फिर जो इंटरव्यू लिए हैं संजीव चंदन उनको फोन करूं या कुलदीप नैयर को फोन करूं। जी जी तो जी मैंने कहा कि जिन्होंने इंटरव्यू लिया है संजीव चंदन ने, मैं उनको फोन करता हूं, और उनको जी कहा जी कि आप निदा साहब से बात कीजिए। जी जी जी। और फिर जो है उन्होंने निदा साहब से बातचीत की, तब जाकर के इतने गंभीर एक एक लाइन बोले कि कमाल। लहक लहक की एक एक पंक्ति में एक एक लाइन पढ़ता हूँ निर्भय जी, और क्या यही बात है, क्या पत्रिका है, बात तो है। लहक बहुत वो। नहीं है सर, देखिए, मुझे जो कांति कुमार जैन ने कहा आपसे बहुत पहले कि आप जो है मेरे मेरे एक निकल रहा है उसमें दे दीजिए लेख, लेकिन चूंकि मेरे 4-5 निकल चुके थे और फिर मेरा वो नहीं बना, मेरे निकल चुके थे इसमें पत्रिकाओं में, जब प्रभात कुमार निकालते हैं उज्जैन से एक, उसमें, और एक सुरेश आचार्य ने विशेषांक निकाला 400 300-400 पेज का, वो आपके पास होगा शायद, विशेषांक कांति कुमार जैन का। उसमें मेरा आर्टिकल है सर, उसमें सुरेश आचार्य ने संपादन किया था उसका। लेकिन अपन तो ये बात कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है, वैसे मुझे ये बात ज्यादा जानकारी नहीं थी कि आपके अंतरंग और आत्मीय संबंध रखे, तो एक बेहद बड़े इंसान से, जो अपन इंसान की चर्चा करते हैं ना, उससे आपका राब्ता रहा, परिचय रहा, आपने जिया उनके लिए। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है, और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि मेरे से थोड़ा और बेहतर रूप में आप उनको जानते हैं, ये मेरे लिए और खुशी की बात और जब है। बातचीत बातचीत अंत में आ जाती थी तो जी कहते कि जरूरी नहीं कि हर जरूरी नहीं कि हमारे हर तकल्लुफ की रवादारी से बचिए, जी जी जी। हाँ जरूरी हाँ नहीं हाँ। कि हर महफिल में बैठूं तकल्लुफ की रवादारी से बचिए। अरे यार क्या ये सब करते क्या बात है, हो। क्या बात है। अच्छा, एक बात तो बताऊं मैं उनके नेचर के बारे में। वो जी मैंने कहा जी था ना, तबीयत से अक्खड़ और मिजाज से फक्कड़ थे वो। जी तो जी हर किसी को मैंने सुना, हर किसी कभी कभार फोन पे वो बहुत ज्यादा वैसे पेश आते थे, बेहद गालियां वाली देने लगते थे। तो वो उनका नेचर ये था कि उन्हें अपने थोड़ा सा एक आदमियत के स्तर पर एक बढ़िया आदमी चाहिए था बात करने के लिए। हर किसी से, अपनी भी किसी से तबीयत नहीं मिलती, शायद उन्हीं का शेर है ये, तो तबीयत नहीं मिलती। नहीं, वो तो दुष्यंत का है, हाँ। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, ये नहीं, ऐसा ये कुछ। अलग है, नहीं नहीं, ये इसका मैं शेर बताता हूँ आपको पूरा। अपनी भी मगर उनसे, हाँ, कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे भी खफा हैं। ये शायद निदा का ही है सर। कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे भी खफा हैं, अपनी भी मगर उनसे तबीयत नहीं मिलती। कोट करिए निर्भय जी, निदा का है ये। कुछ जी लोग जी यूं ही शहर में हमसे भी खफा हैं, अपनी भी मगर उनसे तबीयत नहीं मिलती। बड़ा शेर है सर ये भी, 21वीं सदी का। तो आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत आभार। हम लोग आगे भी इसी तरह से संवाद जारी रखेंगे। शुक्रिया शुक्रिया निर्भय जी, शुक्रिया।